हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होगी 11th अकाउंट्स के लिए और इस वीडियो में हम करेंगे 11th अकाउंट्स का एक और थ्योरी चैप्टर जो होगा आपका चैप्टर 4 व्हिच इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर एक बहुत ही छोटा चैप्टर है पर एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के बाद आपकी थ्योरी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी। अगर आपको बाकी चैप्टर्स की थ्योरी को भी अच्छे से समझना है तो लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए जल्दी से उन वीडियो को देखिए। तो बस अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और चलिए सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमारा चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी ये चैप्टर हमें अकाउंटिंग को करने का बेस प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग को करने का बेस मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग आप लोग क्यों करते हो, किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग क्यों की जाती है। किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करने का रीजन होता है कि उसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया जा सके। यानी ये चैप्टर हमें बताता है कि आप किस बेस पे बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट करोगे। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले मेथड वो है कैश बेसिस। यानी कहता है कि एक बेस कैश बेसिस के अकॉर्डिंग अब बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करो। तो क्या कहता है कैश बेसिस, जिसपे हमारी अकाउंटिंग बेस होती है। कैश बेसिस कहता है कि एक बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब उससे होने वाला एक्चुअल कैश रियलाइज हो जाएगा। एक्चुअल कैश रियलाइज का मतलब मैं आपको बताता हूं। कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुई, कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, उससे होने वाला कैश या तो पेड हो गया हो या फिर रिसीव्ड हो गया हो। अगर रिसीव होना होगा सर और समझाओ एग्जांपल देके। ठीक है, सुनो। सपोज आपने एक सेल करी 1420 को। ये सेल अगर ये कैश सेल है, अगर सेल कैश पे हुई है तब तो ऑन द सेम डेट, कैश बेसिस बोलते हैं सेम डेट पर रिकॉर्ड कर लो अगर ये फर्स्ट 420 को हुई है। ऑन द अदर हैंड अगर फर्स्ट 420 को जो सेल हुई है वो क्रेडिट सेल हुई है, यानी आपने जो सेल करी है वो उधार पे करी है, उसका पैसा अभी नहीं मिला। सपोज इस सेल से जो कैश रिसीव्ड होगा, जो कैश रिसीव्ड होगा वो 1 मई 20 को, यानी एक महीने के बाद होगा। तो कैश बेसिस बोलता है कि जब कैश रियलाइज हो जाएगा अब तब उसको रिकॉर्ड करो। तो यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलती है कि जब आपको एक ट्रांजैक्शन से होने वाला एक्चुअल कैश या तो पे हो जाएगा या तो फिर आपको रिसीव हो जाएगा, तब उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना। यानी इस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हमें कहीं से एडवांस मिला हो, अगर हमारा कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह गया हो, तो हमें उसको इग्नोर कर देना है, इसमें कंसीडर ही नहीं करना। बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है। जितना कैश आया, जितना कैश पे किया, दोनों को आपस में माइनस कर दो, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लो। इतना सिंपल सा मेथड है ये हमारा, इतना सिंपल सा बेस है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर ये इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है? अरे बिल्कुल, मैं आप कहां से लाऊं भाई, जब है ही इतना तो यही पढ़ोगे ना। हाँ, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ने हमें बताया कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जब एक्चुअल कैश पेड हो जाए या एक्चुअल कैश रिसीव हो जाए। साफ सीधी सी बात है। अच्छा चलो और बातें करनी है तो और बातें कर लेते हैं। हम इसकी कुछ एडवांटेजेस की बातें करते हैं। कैश बेसिस ऑफ मेथड की क्या एडवांटेजेस हो सकती है? सर इसकी एडवांटेज हो सकती है कि मेथड बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यानी एक सिंपल सा मेथड है, कोई भी कर सकता है। यानी अगर मैं आप लोगों को बिना अकाउंटिंग की नॉलेज के बोलूं कि भाई कहां कहां आपके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस क्या है, तो आप बोलोगे सर जो हमें कैश रिसीव हुआ है माइनस कर दो उसमें से कैश पेड। ठीक है, अगर हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट लॉस निकल आएगा। इतना सिंपल सा मेथड है। अच्छा, इसके अलावा और क्या एडवांटेज? यानी फर्स्ट एडवांटेज तो मिल गई कि सिंपल मेथड है। सेकंड एडवांटेज इसकी हो सकती है कि ये वही बिजनेस फॉलो करता है, यानी उन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है जिनकी सारी ट्रांजैक्शन कैश पे होती हैं। यानी जो मेजरली कैश पे ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। ओके, उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स कि कौन से लोग हैं जो इनको मेजरली फॉलो करते हैं। आप लोग 12th क्लास में जाओगे, अभी अब 11th में और 12th में जाओगे तो एक चैप्टर पढ़ोगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ऐसे बिजनेसेस जो प्रॉफिट नहीं कमाते, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट नहीं कमाती। वहां पर आप पढ़ोगे कैश बेसिस फॉलो करती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, उसके अलावा स्कूल्स, जो क्लब्स होते हैं, क्लब्स का मतलब कि जो स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वो कैश बेसिस फॉलो करती है। बेसिकली छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मेजरली सारी ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं, तो वो फॉलो करती हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं इसकी? ये बिजनेस की ट्रू पिक्चर नहीं देता। अरे सर ये क्या मतलब हुआ, बिजनेस की ट्रू पिक्चर नहीं देने का मतलब? अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने सेल करी और वो सेल करी क्रेडिट पे। मैं आपको एक ईयर का एग्जांपल देता हूं। 1420 से ईयर आपका स्टार्ट हुआ है जो एंड होगा 31 मार्च 21 पे। ठीक है जी, यहां तक समझ आ रहा है सबको?
अब यहाँ ईयर एंड होना है, आपने जो क्रेडिट सेल करी है ना, सपोज वो करी है आपने 1 मार्च 21 पे, यानी ईयर एंड होने से 1 महीना पहले, ठीक है जी। और इसका जो रिसीव होना है, अमाउंट रिसीव होना है, वो होना है 1 मई 21 को, यानी आफ्टर 2 मंथ्स। ध्यान से समझो कि 2 महीने के बाद आपको ये अमाउंट इसका रिसीव होना है। तो कैश बेसिस क्या बोलता है कि जब उससे कैश रिसीव होगा तभी आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, यानी कि इस डेट पे ऑन 1 मार्च 21 तो मैं इसको रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता, बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगा, ये रिकॉर्ड होगा इस डेट पे। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सर जो हमारा ये वाला ईयर था, यानी जिस ईयर की मैं बात कर रहा था, मेरा रेलेवेंट ईयर, उस ईयर में तो सेल रिकॉर्ड हुई ही नहीं। तो क्या हुआ, और मोरओवर ये देखो सेल तो यहां रिकॉर्ड नहीं हुई, पर इस सेल को करने के लिए जो मैंने खर्चा किया था, एक्सपेंस किया था, वो तो मैंने कैश में किया था, वो सारा यहां रिकॉर्ड हो गया होगा। इससे क्या फर्क पड़ा होगा, इससे फर्क ये पड़ा होगा कि इस साल का जो प्रॉफिट था वो कम हो गया अननेसेसरली, बल्कि सेल इसी ईयर में हुई है, हाँ अमाउंट नहीं आया, अमाउंट बाद में आएगा। तो कैश बेसिस क्या करता है, मेरे बिजनेस की ट्रू पिक्चर नहीं देता, क्योंकि ट्रू सेल रिकॉर्ड ही नहीं हुई, बाकी सेल तब रिकॉर्ड होगी जब उसका कैश आएगा या फिर उससे अमाउंट रिसीव होगा। तो मुझे समझ आ रहा है कि ये वाला मेथड जो है मेरे बिजनेस की ट्रू पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करता, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा ये बिजनेस क्या कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। हमने अभी एक चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, ठीक है, वहां पर हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल की बातें की थी, जो क्या कहता था कि एक पीरियड के एक्सपेंसेस को उस पीरियड की इनकम से मैच करना है और बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाउंड करना है, ठीक है। अच्छा याद करो, हमने वहां पर बातें की थी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इनकम्स या फिर जो भी हमारी एक्रूड इनकम्स होंगी उनकी एडजस्टमेंट की जाएगी। बट ये मेथड अगेन कैश पे बेस है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो, कोई एक्रूड इनकम हो, कोई एडवांस इनकम हो, उनकी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं होगी। तो अगेन मैचिंग कॉन्सेप्ट कोई फॉलो नहीं करता। तो ये था हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमने मीनिंग समझा कि ट्रांजैक्शन जब कैश में हो जाएंगी, कैश उससे आने वाला रिसीव हो जाएगा, पेड हो जाएगा, रिकॉर्ड करना है। इनकम की बात करें, जब इनकम से कैश रिसीव हो जाएगा, कैश में, कैश का मतलब है अमाउंट रिसीव होना, चाहे वो बैंक में रिसीव हो, कैश में रिसीव हो। और यानी आप इनकम को कब रिकॉर्ड करोगे, जब रियल में कैश आएगा। एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करोगे, जब रियल में कैश जाएगा। ठीक है जी, हमने एडवांटेजेस की बातें कर ली और हमने साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस की बातें भी कर ली कि छोटे ही बिजनेस फॉलो कर सकते हैं, जनरली बड़े बिजनेस इसको फॉलो भी नहीं करते, ये भी इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आइए, ये था हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें और कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे, जो है हमारा सेकंड बेस, जो है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसकी बातें करते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की हमारा एक बेस है जिसके बेस पे हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाउंड कर रहे हैं। ठीक है, एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, कैश बेसिस ने बोला था कि ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब उससे होने वाला कैश, एक्चुअल कैश रियलाइज हो जाएगा। ये मेथड बोलता है कि एक्चुअल कैश बाद में जाए, एक ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करना है जब वो ट्रांजैक्शन हुई है। इसका मतलब कि एक ट्रांजैक्शन जब हुई है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक सेल है, ठीक है, वो 1/4/20 पे हुई, उसका जो अमाउंट रिसीव होगा 1/5/20 पे, तो कब रिकॉर्ड करोगे, इस डेट पे रिकॉर्ड करोगे। ये बोलता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा बेसिस। सर ऐसी बातें हमने कहीं पर की हुई है, कहां पे की हुई है, याद करो जब आप छोटे बच्चे थे, पिछला चैप्टर कर रहे थे, तो पिछले चैप्टर में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल। ये प्रॉपर नहीं था। रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो सिर्फ रेवेन्यू के रिकॉग्नाइज होने की बात करता था कि आपने बिजनेस का रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है। हमने पढ़ी थी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक ट्रांजैक्शन एंटर हो जानी चाहिए, यानी ट्रांजैक्शन में आप एंटर हो गए हो, और सेकंड बात हमने पढ़ी थी कि आपका अमाउंट रिसीव करने की ऑब्लिगेशन अराइज हो चुकी है। तो देखो यहां पर एक्रूअल बेसिस भी यही बात करता है कि एक ट्रांजैक्शन जब हो गई है, irrespective of the fact that the amount is received or not, आपने रिकॉर्ड कर लेना है जब वो ट्रांजैक्शन हुई है। क्रेडिट सेल हुई थी इस डेट पे, आपने इसी पे रिकॉर्ड करना है, यहां पे नहीं करना। फर्स्ट रिकॉर्डिंग यहां होगी। सर इसका मतलब यहां पर बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग होगी, वो इससे लिंक रिकॉर्डिंग होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इस डेट पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। कैश बेसिस बोलता था क्रेडिट सेल जिस डेट पे हुई है उस डेट पे कुछ रिकॉर्ड मत करो, पूरी रिकॉर्डिंग यहीं पे करो। ठीक है जी, ये तो हो गई अमाउंट रिसीव की। इसी तरीके से अगर कोई पेमेंट करनी हो, यानी कि अब हम पेमेंट की बात करते हैं। सपोज आपकी 1/5 1 May 20 को सैलरी थी,
जो आपने एम्प्लॉइज को पे करनी थी पर आपने पे नहीं करी। ये सैलरी आपने पे करी 10/5/20 को। अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं, यानी यहां पर सैलरी जो है यहां पर पे हुई है इस डेट पे। कैश बेसिस की बात करूं, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग 10th May 20 को रिकॉर्डिंग होगी इसकी। बट अगर मैं एक्रूअल बेसिस की बात करूं, एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग सैलरी की जो रिकॉर्डिंग है वो 1/5/20 को ही हो जाएगी। यहां पर सैलरीज को आउटस्टैंडिंग दिखा दिया जाएगा। यानी मैं कह रहा हूं कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इग्नोर करता है इस फैक्ट को कि एक्चुअल कैश रिसीव हुआ है या एक्चुअल कैश पेड हुआ है। हम यहाँ पर रिकॉर्ड कब तब करते हैं ट्रांजैक्शन को, जब वो ट्रांजैक्शन ड्यू हो गई है, उस ट्रांजैक्शन में आप एंटर हो चुके हो। बेसिकली यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड या एडवांस में अगर आपको कोई इनकम आ गई हो, अगर आपकी कोई इनकम एक्रूड हो, तो इन सब की एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। ठीक है, दो मेथड्स हमारे यहां फॉलो होते हैं, एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उसके अलावा इनको करने के लिए मेथड था हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कैश बेसिस पे फॉलो नहीं होता था, यहां पर हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट दोनों को फॉलो किया जाता है। अच्छा, तो इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं समराइज करूं, सिर्फ इतना सा है, यानी इस बेसिस को समराइज करूं तो इतना सा बेसिस है कि एक ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो ट्रांजैक्शन में आप एंटर हो गए हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको उससे होने वाला कैश रिसीव हुआ है या आपने उसमें इन्वॉल्व कैश पे कर दिया है, उसको छोड़ दो, आपने रिकॉर्ड कर लेना है जब वो ट्रांजैक्शन हुई है। अच्छा, ओके, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है? देखो, ये ना एक मोर साइंटिफिक और मोर सब्जेक्टिव मेथड है। कैश बेसिस एक ऑब्जेक्टिव मेथड था, वो बहुत सिंपल सा था, उसमें तभी कैश को मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जब कैश इन्वॉल्व हुआ। इसमें तो पहले रिकॉर्ड कर लेना, आपने एडजस्टमेंट ज्यादा करनी है, तो ये मेथड जो है ज्यादा साइंटिफिक है। ठीक है, अच्छा, इसीलिए ये मेथड जो है ज्यादा प्रेफर किया जाता है बाय द अकाउंटेंट्स, बाय द जो आपके बिजनेस को बनाने वाले अकाउंटेंट्स हैं, यानी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं जो लोग, उनके थ्रू ये मेथड को ज्यादा फॉलो किया जाएगा। ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेस भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस की ट्रू पिक्चर देता है। यानी देखो, अब एक ईयर है 1/4/20 till 31st March 21, ये ईयर यहां खत्म होना है। अब देखो, इस ईयर के बीच में हो सकता है कि मेरे को कहीं से अमाउंट रिसीव हुआ हो जो इस ईयर से रिलेट ना करता हो, यानी कहीं से मुझे एडवांस मिला हो, और कुछ मेरा एक्सपेंस हो सकता है या कुछ मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग रह गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो, एडवांस तो इस ईयर से रिलेट नहीं करता, मुझे हटाना पड़ेगा। यानी देखो, यहां पर एडजस्टमेंट्स की जाएंगी कि एडवांस को मैं हटा दूंगा, रियल पिक्चर लूंगा बिजनेस की। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग, यानी अभी तक पे नहीं किया, अब मैं कैश बेसिस की बात करूं, अगर वो चीज आउटस्टैंडिंग यानी पे नहीं हुई, रिकॉर्ड ही नहीं होगी, एडवांस में आ गई है, रिकॉर्ड हो जाएगी, तो क्या बिजनेस की ट्रू पिक्चर मिलेगी? क्योंकि नेक्स्ट ईयर का एडवांस अगर आपको अभी आ गया, आपने कैश बेसिस में रिकॉर्ड कर लिया था, जो कि सही नहीं है। एक्रूअल बेसिस में आपने इसको माइनस कर दिया होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो एक्रूअल बेसिस आपके बिजनेस की आपको ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करता है, क्योंकि इन चारों की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस यानी प्रीपेड एक्सपेंस, या फिर एडवांस इनकम्स, एक्रूड इनकम्स की एडजस्टमेंट करने के बाद ये आपको ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करता है। सर, ये तो फायदे हो गए, कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ये कॉम्प्लेक्स मेथड है, सबको सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, और कह सकता हूं कि ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग भी है। आपको ये ना पता है, जल्दी क्विक प्रॉफिट नहीं देता। अगर आपको इस मेथड से प्रॉफिट चाहिए तो आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। कैश बेसिस कहता था कि आपको वो क्विक प्रॉफिट दे सकता था, कैश का टोटल मारा, एक्सपेंस यानी कैश रिसीव का टोटल मारा, एक्सपेंसेस का टोटल मारा, माइनस कर दिया, प्रॉफिट निकल गया। यहां पर नहीं निकल सकता, क्योंकि यहां पर आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है ये सारी। मोर ओवर, हम जो आगे जाके अपनी अकाउंटिंग पूरी बुक पढ़ने वाले हैं, उसके बाद 12th क्लास पढ़ने वाले हो, तो इस वाली अकाउंटिंग के बेस को ही पढ़ने वाले हो। अरे मेरे को एक बात बताओ, इसमें सीखे जितना है क्या? एक साइड पे आप अमाउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड कर दो, एक साइड पे अमाउंट पेड रिकॉर्ड कर दो, दोनों को माइनस कर दो, प्रॉफिट लॉस निकल आएगा। इसमें सीखने जैसा क्या है? इसमें है सीखने वाली बातें, और इसी के बेस पे यानी एक्रूअल बेसिस पे ही हम अपनी पूरी अकाउंटिंग को करने वाले हैं। अकाउंटेंट सारे ही यही फॉलो करते हैं। कहां पे सर इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल तो बहुत सारे, आप जोन सा बिजनेस देख लो वो एक्रूअल बेस ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हमने समझ लिया कि हमारा कैश बेसिस क्या है, हमारा एक्रूअल बेसिस क्या है, और क्या है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इस चैप्टर इनका एग्जाम भी मैं बता दूं आपको
कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट 3 और 4 मार्क्स का डिफरेंस नोट पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करके जाइए, आपको वो मिल भी जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये चैप्टर खत्म हुआ। ये चैप्टर है ही इतना सा, इसमें और क्या कराऊं, एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस इसी के बारे में बात करता है। देखो चैप्टर छोटा जरूर है, इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में 3-4 नंबर की थ्योरी इस चैप्टर में से आ जाती है जो बहुत मायने रखती है। और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो आपके आगे आने वाले जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर है सबका बेस भी है। तो फिर इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, इस चैप्टर की थ्योरी को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक और गुड न्यूज आप लोगों के लिए कि आपका थ्योरी सब्जेक्ट यानी थ्योरी जो पार्ट था आपके सब्जेक्ट का वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वो एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।